साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों आज 21 जून है और 21 जून को हम लोग योग दिवस मना रहे हैं, योगा कर रहे हैं। और आज कर्क रेखा पर स्थित जितने देश हैं सब में सबसे बड़ा दिन है, अर्थात लगभग 14 घंटे का दिन होता है आज सबसे बड़ा दिन है। भारत का भी आपसे एक प्रश्न भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून का होता है। आज से धीरे धीरे दिन छोटा होने लगेगा। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा करेंगे, योग के इतिहास पे चर्चा करेंगे और आज योग कैसे मनाया जा रहा है इसके लाभ और हानि पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा कल का प्रश्न जो हमने पूछा था राज्यसभा के बारे में उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथियों हम आज योग के बारे में आज बहुत कुछ आपको बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। तो चलिए पहले हम लोग कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न राज्यसभा के संबंध में था। तो राज्यसभा पर हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत की जो संसद है, भारत की संसद, उसमें दो सदन कार्य करते हैं, एक है राज्यसभा, दूसरी है लोकसभा। तो आपको पता है लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो इसी राज्यसभा के चुनाव के बारे में हमने आपसे पूछा था। तो साथियों राज्यसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। और प्रथम राज्यसभा की जो बैठक हुई थी, यानी राज्यसभा की शुरुआत कब से मानी जाती है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ये मानी जाती है 13 मई 1952, यानी 13 मई 1952 भारत के दूसरे सदन की शुरुआत हुई, अर्थात राज्यसभा की शुरुआत हुई। इसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। इन लोगों का जो टोटल निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा में कुल मिला के वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 245 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और जितने सदस्य बचते हैं उन सब का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी चुनाव पर चर्चा हम लोगों को करना था। तो साथियों इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। एक जो सदस्य होता है वो निर्वाचित होने के पश्चात 6 वर्ष तक रह सकता है। दूसरी बात, जो भी सदस्य निर्वाचित होता है वो प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सीट खाली हो जाती है। एक तिहाई सीट खाली हो जाती है, लगभग 1/3 सीट खाली हो जाती है। और ये नियम है कि 1/3 सीट खाली हो जाएगी और हर दूसरे वर्ष चुनाव होता है। तो इस वर्ष यानी 2020 में कुल 61 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 2020 में कुल 61 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और 61 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है। टोटल चुनाव राज्यसभा का अब समाप्त हो चुका है। तो राज्यसभा पर आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो जिस व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष हो वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों को वोट कौन देता है, तो वोट देते हैं राज्य विधानसभा, यानी ऐसे हम लिख लेते हैं कि निर्वाचित विधायक लोग वोट देते हैं। यानी जो राज्य के विधायक लोग होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को वोट देते हैं। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीट होती है, राज्यसभा की सीट अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ये लोग पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में कहीं भी निर्वाचन में इनका नाम, निर्वाचक नामावली में इनका नाम होता है तो ये लोग पर्चा भर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं।
और विधायक लोगों का समर्थन यानी विधायक लोगों के वोट से ये जीत सकते हैं। और इनके निर्वाचन में इनका निर्वाचन गुप्त नहीं होता है। एक बात आप याद रख लीजिएगा, सबके चुनाव में लिखा रहता है गुप्त गुप्त गुप्त। इनके चुनाव में गुप्त शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। आज जो राज्यसभा है उसके सभापति कौन हैं? उसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, हमेशा जान लीजिएगा। उपराष्ट्रपति जो कि एम वेंकैया नायडू जी हैं। और उपसभापति कौन है? उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण जी हैं। हरिवंश नारायण जी हैं। हरिवंश नारायण जी हैं उपसभापति। कभी कभी पूछ लेता है राज्यसभा का सभापति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण जी हैं। तो इतनी बातें आपको राज्यसभा के बारे में जाननी चाहिए। और विश्वास रखिए साथियों, इसके बाहर से राज्यसभा में कोई प्रश्न नहीं आता है। तो आज हम लोग योग दिवस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि ये कितनी साल, लगभग 5000 साल पुरानी 5000 साल पुरानी परंपरा है। ये 5000 साल पुरानी परंपरा है। और इसके जो जनक माने जाते हैं, इसके जनक भगवान शिव को माना जाता है। इसका जो जनक हैं वो भगवान शिव को माना जाता है। और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिया। योग सूत्र के माध्यम से उनको योग का प्रणेता कहा जाता है। महर्षि पतंजलि को योग का प्रणेता कहा जाता है। और इसका जनक यानी आदि योगी, आप कभी भी देखते होंगे भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। और जब भी भगवान शिव बैठते हैं तो हमेशा योग की मुद्रा में बैठते हैं, इसीलिए योग का जनक भगवान शिव को माना जाता है। और योग दर्शन और योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। और अब जो आज हम लोग योग दिवस मना रहे हैं साथियों, ये 6वां योग दिवस है। 6वां योग दिवस है। इसकी शुरुआत सन 2015 में की गई थी। इसकी शुरुआत सन 2015 में की गई थी। और इसको पूरे विश्व में शुरू करने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा में भाषण दिया था और योग को मनाने के लिए वकालत की थी। और इतने अच्छे से उन्होंने अपनी बात को रखा कि भारत के द्वारा दिया गया मंत्र योग पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। और आप कल्पना करिए, जब योग मनाया जाएगा तो भारत का भी नाम लिया जाएगा कि इसका जनक भारत है। तो ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है। और साथियों, योग आज हम थोड़ा योग पे चर्चा करना चाहते हैं, योग का फायदा बताना चाहते हैं आपको। तो योग क्या है? योग के नाम से क्या लग रहा है? योग का मतलब होता है जोड़ना। साथियों, ये मन को, मस्तिष्क को, शरीर को ये सब को जोड़ता है। ये सब को जोड़ता है। और कल्पना करिए, यदि हमारा मन, मस्तिष्क, दिल, शरीर सब एक जगह पे एक केंद्रित हो जाए तो साथियों कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति की भी चर्चा है। यानी योग यदि हम करें, वास्तव में करें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप कल्पना करिए योग में कितनी शक्ति होती है। और योग का मतलब सिर्फ शरीर को जोड़ना नहीं होता है साथियों, एक दूसरे को जोड़ना होता है, आपस में जोड़ना होता है, मन को जोड़ना होता है, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं बहनों सबको योग जोड़ने की बात करता है। यदि हम वास्तव में योग के सूत्रों को फॉलो करें, योग के सूत्रों का पालन करें, तो वास्तव में हम लोग एक हो सकते हैं। और आज आप देखिए कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी जो चली है, यदि हम योग को एक्चुअल में फॉलो करें, योग को वास्तव में फॉलो करें, तो आपको पता है योग करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म फंक्शन हमारा मजबूत होता है। और यदि ये सब मजबूत होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो कोई बीमारी
कभी भी हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकती है और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि एक स्वस्थ शरीर का होना होता है साथियों। बहुत लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिस्क लेते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। हम एक बात आपको कहना चाहते हैं, यदि अभी आपको कहा जाए कि हम आपको अधिकारी बना दे रहे हैं लेकिन आपका दोनों हाथ काट लेंगे या एक पैर कटवा दीजिए और हम आपको अधिकारी बना देते हैं, तो क्या आप कभी कहेंगे कि मेरा एक पैर काट लीजिए? नहीं। तो व्यक्ति की, इंसान की या जीव की सबसे प्रमुख उपलब्धि क्या होता है? उसका सकुशल स्वस्थ शरीर होता है। यदि शरीर ही नहीं रहा तो आपको कुछ भी कर दिया जाए, आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करिए, एक अजेय भारत का निर्माण करिए। साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।